नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। अनफिल्टर्ड इंडियन पे आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो मंत्री, विधायक, सांसद, बड़े-बड़े नेता होते हैं ना, उनके साथ कुछ छुटभइये नेता भी होते हैं और वो अपने आप को नेताजी से बड़ा नेता मानते हैं। कुछ ऐसे ही हो रहा है, जो चाइना और अमेरिका के ये छुटभइये नेता है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये सब, ये अपने आप को उनसे बड़ा नेता मानने लगे हैं। और ऐसा ही कुछ खबर अब बांग्लादेश से निकल कर आ रही है। दरअसल जब पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ, उसके बाद एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट बनती है। इलेजिटिमेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बांग्लादेश के संविधान में केयर टेकर गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। और जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस वहां पर काबिज है, वो तो ये सोच के आया था 5-4 साल के लिए रहूंगा, मस्त मनी लॉन्ड्रिंग जैसे पहले करता रहा वैसे करता रहूंगा, खूब पैसा वैसा अमेरिका भेजता रहूंगा। अभी खबर तो ये भी आई है कि रोहिंग्या के कॉरिडोर बनाने के नाम पर $500 मिलियन बाकायदा उसके ग्रामीण बैंक के माध्यम से भी अलग अलग जगह पहुंच रहे हैं। कहां पहुंच रहे होंगे आप सबको पता है। लेकिन जिस तरीके से जिन लोगों ने समर्थन दिया मोहम्मद यूनुस का, अब उसके ऊपर दबाव आ रहा है उन लोगों का, बीएनपी का और जमात वालों का और बहुत सब लोगों का, कि भैया जल्दी से जल्दी चुनाव कराइए। और सबसे बड़ा प्रेशर आ रहा है आर्मी का, कि आपको जल्दी से जल्दी चुनाव कराना है। दिसंबर तक की डेडलाइन आर्मी दे चुकी है। खैर, मोहम्मद यूनुस ने पहले कहा कि अगले साल तक होगा, फिर जून अगले साल कहा, फिर अप्रैल अगले साल कहा। फिलहाल जो उसका लेटेस्ट है कि अगले साल अप्रैल तक मैं करा दूंगा। लेकिन मोहम्मद यूनुस जो डोमेस्टिक फ्रंट है, उस पर किस तरीके से जूझ रहा है, किस तरीके से बेतहाशा महंगाई बढ़ती जा रही है, किस तरीके से लॉलेसनेस बढ़ती जा रही है, जमात किस तरीके से एक्टिव हो रही है। हालात यह है कि बांग्लादेश के अंदर सिनेमा हॉल बंद कराने शुरू कर दिए, एक तरीके से सरिया नाफिज करने की तैयारी है। किस तरीके से टेक्सटाइल सेक्टर हो, इकोनॉमिक्स हो, खाना हो, सुरक्षा हो, हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। लोग बदलाव के लिए इन्हें लाए थे और इन्होंने तो सब कुछ ही बदल कर रख दिया। तो जिस तरह का प्रेशर हर मोर्चे पर मोहम्मद यूनुस के ऊपर बढ़ता जा रहा था, तो मोहम्मद यूनुस को लगा कहीं ना कहीं से तो भैया वो सेफ्टी वॉल खोलनी पड़ेगी, जो प्रेशर मेरे ऊपर माउंट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब भी कोई डिक्टेटर फंसता है, या कहें इस तरह एक साइको किस्म का व्यक्ति जब कोई फंसता है, तो वो उसके पास एक ही इलाज होता है कि अपने पड़ोसी मुल्क के ऊपर हमला कर दीजिए। सद्दाम हुसैन ने यही किया, पाकिस्तान यही करता है। तो मोहम्मद यूनुस ने एक बहुत ही सिनिस्टर प्लान भारत के खिलाफ बुना, लेकिन उसमें आड़े आ गया उन्हीं का आर्मी चीफ। क्या है पूरी कहानी, उसके ऊपर बात करेंगे। दरअसल मोहम्मद यूनुस जमाते इस्लामी और जो जातीय नागरिक पार्टी, जब भी स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था ना, तथाकथित स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था, जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स मूवमेंट के नाम से जो संस्था बनाकर पूरे के पूरे बांग्लादेश में क्यों कू किया गया था, तो उसने जातीय नागरिक पार्टी बनाई एक फरवरी में, अपने आप को पॉलिटिकली मेन स्ट्रीम करने के लिए। तो मोहम्मद यूनुस जमात इस्लामी, यानी कि वो कैडर, वो जिहादी कैडर जिसने मोहम्मद यूनुस के लिए ग्राउंड फोर्स की तरह काम किया, और साथ ही ये सारे स्टूडेंट, इन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया। इन्होंने प्लान ये बनाया, इन्होंने अपने साथ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है खलीलुर रहमान, उसे मिलाया, उसे अपने साथ लिया। खलीलुर रहमान, ध्यान रखिएगा, अमेरिका से आया है, इसने अपना एनएसए उसे बनाया है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो सबको पता है कि सरकार किसके बिहेस्ट पे ये चल रही है। साथ ही जो क्वार्टर मास्टर जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान, यानी कि ये तीन पार्टियां प्लस क्वार्टर मास्टर जनरल प्लस एनएसए, इन सब ने मिलकर एक प्लान तैयार किया। ध्यान दीजिएगा, ये लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान वही है जिसने मार्च में वर्तमान सेनाध्यक्ष का तख्ता पलट करने का प्रयास किया था। भारत ने ही इन सेनाध्यक्ष को बचाया था। बाकायदा इन्हें इंफॉर्मेशन दी गई, सेंट्रल रिपब्लिक अफ्रीका में बुलाया गया, इन्हें सारी जानकारी दी गई, और जब ये बांग्लादेश आने वाले थे, ढाका पे लैंड होने वाले थे, बाकायदा इनकी गिरफ्तारी की तैयारी थी, बाकायदा भारत की तरफ से इन्हें इंफॉर्मेशन दी गई, दूसरे एयरपोर्ट के ऊपर ये उतरे, तब जाकर इनकी जान बची थी। तो ये पूरा का पूरा कबाल, इसने ये तय किया कि दरअसल हम भारत के खिलाफ एक छोटी मोटी झगड़ा या कहीं युद्ध जैसी स्थिति क्रिएट कर देंगे। जब ये झगड़ा होगा, ये युद्ध जैसी स्थिति होगी, तो मोहम्मद यूनुस कहेगा कि देखो, मैं तो बांग्लादेश में बहुत अच्छा करने वाला था, लेकिन भारत ने हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, भारत ने हमारी सीमाओं के ऊपर आक्रमण कर दिया है, अब सारे बांग्लादेशियों आओ मेरे साथ खड़े हो जाओ। फिर जमात वाले माहौल बनाते, जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं इस्लाम के नाम पर, कि देखो हिंदू भारत ने एक मुस्लिम बांग्लादेश के ऊपर हमला कर दिया है, तो सारे इस्लामिक लोगों का यह धर्म बनता है, ये उनका फर्ज बनता है कि सारे इकट्ठे हों, महंगाई भूलकर, बेरोजगारी भूलकर, दंगल फसाद, लड़ाई झगड़ा मारकाट, ये सब भूलकर भारत के आपके खिलाफ खड़ा होना है। ये प्लान था इन लोगों का।
अब जो इनकी बीजीबी है, बांग्लादेश सॉरी माफ कीजिएगा, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, बीजीबी करके है, जैसे हमारे यहाँ बीएसएफ है, इनके यहाँ बीजीबी है। तो उनको ये कहा गया कि आपको धीरे 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 जो भारत की बीएसएफ है उसको आपको पुश करना है। पिछले साल अगस्त से इस साल फरवरी के मिड तक आपने कई सारे इंसिडेंट सुने होंगे जब बीएसएफ और बीजीबी आमने सामने आ गए थे। एक जगह तो हालात ये हो गए थे कि एक नदी भारत और बांग्लादेश के बीच में जाती है, वो बॉर्डर डिफाइन करती है भारत और बांग्लादेश का। उस जगह बांग्लादेशी फोर्सेस भारत में आती हैं, भारत में बन रहे एक मंदिर निर्माण में बाधा पहुंचाती है, जानबूझकर। उंगली करना है, लड़ाई झगड़ा हो। और बाकायदा कुछ आर्मी के फोर्सेस के सेगमेंट्स जगह जगह डिप्लॉय किए गए थे कि अगर झगड़ा इंटेंसिफाई हो जाता है और बीएसएफ उल्टा पीटने लगती है तो आर्मी सामने आ जाएगी, और ये एक तरीके से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच, और एक युद्ध जैसी स्थिति क्रिएट हो जाएगी। और ये सब कब चल रहा था? धीरे धीरे तब तो चल ही रहा था। इसे इंटेंसिफाई करने का प्रयास था जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, कि भैया भारत तो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, तो भारत पूर्ण रूप से बांग्लादेश पे अपनी सारी रिसोर्सेज नहीं लगा पाएगा, और हम यहां पे बॉर्डर खोल देंगे। उसके डुअल पर्पस होंगे। सबसे पहला, एक तो पाकिस्तान को मदद मिलेगी, क्योंकि जो ये आज बैठा है ये व्यक्ति वहां पर, ये अमेरिका और पाकिस्तान की आईएसआई की मदद से ही तो बैठा है, और सबको पता है पाकिस्तान के पीछे अमेरिका खड़ा था। तो अमेरिका एक तरीके से डुअल फ्रंट भारत के खिलाफ खोलना चाह रहा था। पाकिस्तान में तो जो हो रहा था कि बांग्लादेश से भी फ्रंट खुल जाए, प्लस मोहम्मद यूनुस को डोमेस्टिक फ्रंट पे इसका फायदा हो जाएगा, क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति में है तो कोई सवाल नहीं पूछेगा। ये पूरा का पूरा प्रयास था। बाकायदा आर्मी को वहां लगाया गया था छोटे छोटे सेगमेंट्स में। अब दिक्कत यह थी कि वहां पर आपको पूर्ण रूप से आर्मी डिप्लॉयमेंट अगर बीजीबी के पीछे चाहिए तो आर्मी चीफ को आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। अब आर्मी चीफ से कॉन्फिडेंस में लेने के लिए बात करनी पड़ेगी। अब जो ये लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान है, जिन्होंने कू करने का प्रयास किया था, अब तो इन्हें लगभग नजरबंद जैसी स्थिति में है। हाँ, बस एक पद दिया हुआ है, आप बैठे रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हालात ये हैं कि तब से इनकी और आर्मी चीफ की मुलाकात तक नहीं होती। तो इन्होंने क्या किया, एक कर्नल रैंक का अधिकारी उसे चिन्हित किया गया, जो 46th इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड, जिसे ढाका ब्रिगेड भी कहते हैं, उस कर्नल रैंक के अधिकारी को, जो ढाका ब्रिगेड है, जो ढाका कैंटोनमेंट में है, वहां से चिन्हित किया गया। उसे कहा गया कि आपकी जिम्मेदारी है, आप सेना के टॉप ऑफिशियल से बात कीजिए और ये मैसेज पहुंचाइए और कन्विंस कीजिए उन ऑफिसर्स के माध्यम से कि वो जो आर्मी चीफ है उसे कन्विंस करें। ये पूरा का पूरा प्रयास हो रहा था, क्योंकि जो टॉप लीडरशिप है बांग्लादेशी आर्मी की, जो ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के स्तर के जो अधिकारी हैं, ज्यादातर आप उसे सेक्युलर फैब्रिक में ही मानिए कि थोड़े से सेक्युलर ही हैं। जो मिड लेवल है, मेजर, कर्नल और इस तरह के जो लोग हैं, कैप्टन, वो थोड़े अब एक तरीके से कह सकते हैं रेडिकलाइज्ड फॉर्म है। इनका तो इस्तेमाल किया जाएगा भारत के खिलाफ कन्फ्रंटेशन में, लेकिन इन्हें ऑर्डर देने के लिए आपको उन बड़े लोगों को मनाना होगा, और इसकी जिम्मेदारी दी गई कर्नल रैंक के अधिकारी को। और ये बाकायदा, देखिए मैं कोई ऐसे कहानी नहीं सुना रहा, बाकायदा स्वराज नाम की एक मैगजीन है, उसमें पूरा का पूरा ये छपा है। और उनका भी जो कोई सोर्स है वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर है जनरल अल्ताफ हुसैन, जो बांग्लादेश के ही हैं अधिकारी, उनके सौजन्य से पूरी की पूरी खबर सामने आ रही है। तो यह प्रयास किया गया कि कर्नल के माध्यम से मनाया जाएगा और आर्मी चीफ को कहा जाएगा कि भैया आपको ये सब करना है। आर्मी चीफ को समझ आ गया कि भैया मेरी आर्मी, मैं और बांग्लादेश और ये मोहम्मद यूनुस कितने पानी में खड़े हैं। उन्होंने साफ साफ कहा, भैया ना तो हमारी औकात है, ना हमारा मन है, ना हमारा प्लान है कि हम भारत के खिलाफ डायरेक्ट खड़े हो जाएं। बांग्लादेश के लिए ना भारतीय आर्मी की जरूरत नहीं है, बीएसएफ, असम राइफल बहुत हैं। बांग्लादेश की आर्मी में जितने टोटल स्ट्रेंथ होगी ना, उससे ज्यादा लोग यूपी पुलिस में हैं। और बांग्लादेशी आर्मी का जो एग्जिस्टेंस है वो यूएन की फंडिंग से चलता है। बांग्लादेशी आर्मी में लोग भर्ती इसलिए होते हैं कि यूएन का प्रोजेक्ट मिल जाएगा, किसी दूसरे देश में चले जाएंगे पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर, वहां से पैसा आ जाएगा, वहां से अच्छा खासा पैसा आएगा, यहाँ के कन्वर्जन रेट में अच्छा बांग्लादेशी टका बन जाएगा, तो हमारा घर चल जाएगा। इतनी ही हैसियत है बांग्लादेशी फोर्स की। वो सिर्फ इतनी हैसियत रखती है कि किसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जैसी स्थिति क्रिएट हो जाए, बस। आपको लगता है वो भारत से कहीं टकरा पाएगी किसी भी तरीके से? उसके पास तो न्यूक्लियर बम भी नहीं है, जो पाकिस्तान कहता था। पाकिस्तान से बेहतर साजो सामान भी नहीं है। जब पाकिस्तान नहीं टिक पाया तो आप क्या है? यही बांग्लादेशी आर्मी कहती थी, हमारे पास बैरक्टर ड्रोन्स हैं जी, टर्की के 6 2 तो भारत ने ऐसे गिरा दिए थे। खैर,
उसके बारे में कभी बात अलग होगी, उसकी ताकत क्या है, लेकिन वो समझ पाए वहां के आर्मी चीफ, और उन्होंने साफ साफ कहा भैया हम नहीं करेंगे इसमें, हम ना इसमें साथ हैं और ना हम कोई डिप्लॉयमेंट करेंगे बीजीबी के पीछे। उन्होंने साफ कहा जो ये बीजीबी है ना, ये ऑक्सिलरी फोर्स है बांग्लादेशी आर्मी की, यानी ये डायरेक्ट मेरे कमांड में आती है, मैं बताऊंगा इसे क्या करना है क्या नहीं करना है। जो ऑप सिंदूर के बीच में तुम इसे इंटेंसिफाई करना चाह रहा था मोहम्मद यूनुस, उसे साफ साफ कह दिया ऐसा कुछ नहीं होगा। यहां पर आर्मी बीजीबी ये मेरे हिसाब से चलेगी, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हें चलाना है तुम चलाओ, और तुम्हारे पास भी एक डेडलाइन है कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराओ, उसके बाद जो तय होगा वो चलाएगा। तो आर्मी चीफ ने साफ साफ कह दिया। उसके बाद जो उन्होंने अपने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, एयरफोर्स के चीफ और नेवी के जो चीफ है उन्हें बुलाया और उन्हें ये मैसेज कन्वे किया कि ऐसे 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 सब कुछ चल रहा है। इन सब लोगों ने यह तय किया कि नहीं, हम किसी भी तरीके से मोहम्मद यूनुस के इसके प्लान में हम साथ नहीं हैं। और जो बीजेपी के डायरेक्टर जनरल थे मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी, उन्हें साफ साफ कह दिया भैया जो ये तुम कर रहे हो ना थोड़ा बहुत, पीछे हटो फटाफट। तो मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से बार बार तैयारी कर रहा है, बार बार से इंसाइट करने का प्रयास कर रहा है भारत के खिलाफ, दरअसल जो चाइना है, अमेरिका है, इनका पहले दिन से प्लान है कि भारत को एक लंबी लड़ाई में फंसाया जाए। बांग्लादेश पहले ट्राई किया गया, भारत नहीं फंसा उस बेट में। पाकिस्तान ट्राई किया गया, पाकिस्तान में नहीं भारत फंसा, उन्हें 3-4 दिन में खटाखट काम निपटाया और फारिग होकर साथ खड़ा हो गया। अब खबरें यही आ रही है ना कि जो अगला टेररिस्ट अटैक होगा या अगला कुछ भी करने का प्लान होगा वो वाया बांग्लादेश होगा। यही तैयारी है। या तो वो जिहादी एलिमेंट किसी तरीके से भारत में इन्फिल्ट्रेट कराया जाए, वो नहीं हो रहा बीजेपी के नाम पे कराया जाए, वो नहीं होगा तो हिंदुओं के नरसंहार के नाम पर कराया जाए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो बांग्लादेश में, क्योंकि वो एक लेजिटिमेसी या कहें वो एक विंडो देगा मोहम्मद यूनुस जैसे व्यक्ति को वहां टिके रहने के लिए कि देखिए एक छोटे देश पे बड़े देश का हमला हो गया है, इंटरनेशनल सपोर्ट आएगा, बांग्लादेश में अपनी स्थिति मजबूत करेगा और जो सपोर्ट आएगा उसका पैसा खाएगा। क्योंकि हम, आप कहीं भी जाए, सड़क पे भी जाए, अगर बड़ा वाहन छोटे वाहन को टक्कर मारता है तो गलती बड़े वाहन की मानी जाती है। वही स्थिति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोहम्मद यूनुस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा। तो पूरा का पूरा प्लान पहले यही लोग ट्राई कर रहे थे, आर्मी चीफ के जैसे शेख हसीना को हटाया, आर्मी चीफ को हटाया जाए, भारत ने उसे बचाया, शेख हसीना की जान बचाई, और अब प्रयास भारत के खिलाफ एक छोटी स्कर्मिश, एक छोटा सा युद्ध जैसी स्थिति क्रिएट करना या टेंशन क्रिएट करना, भारत ने उसे भी न्यूट्रलाइज किया और आर्मी चीफ ने इसमें सहयोग दिया। ये नहीं कहूंगा कि भारत के साथ खड़े रहे, लेकिन अपनी औकात को जानते हुए उन्होंने कहा भैया मैं ये नहीं कर पाऊंगा, इसमें मैं असमर्थ हूं, और मोहम्मद यूनुस को पीछे हटना पड़ा। और देखिए मोहम्मद यूनुस ये सब कुछ कर रहा है, उसके लिए बाकायदा यूके में, यूनाइटेड किंगडम में उसे अवार्ड दिया जा रहा है। किंग चार्ल्स जो थर्ड है, जो भी राजा बना है, वो उसे हार्मनी अवार्ड 2025 दे रहा है। किस बात के लिए दे रहे हो? हिंदुओं के नरसंहार के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, किस चीज के लिए दे रहे हो? अभी 9 तारीख से 13 तारीख के बीच वो यूनाइटेड किंगडम में ही है। तो साफ समझिए कि किस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश का इस्तेमाल कर कर जो वो फोर्सेस है, वेस्टर्न फोर्सेस हैं, वो भारत को कंटेन करने के प्रयास कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट हो, कोई भी हो, अलग अलग बहुत उसके ऊपर व्यापक चर्चा हो चुकी है, लेकिन एग्जाम्पल दिखता है कि अमेरिका में किस तरीके से क्लिंटन फाउंडेशन उसका सपोर्ट करती है और किस तरीके से यूके के अंदर जाकर बाकायदा हार्मनी अवार्ड यानी शांति का पुरस्कार उसे दिया जा रहा है। और वहां पे बीएनपी का जो लीडर है तारिक रहमान, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, वो उसके साथ भी उसकी खुफिया मीटिंग होने वाली है, मतलब अनऑफिशियल मीटिंग होने वाली है। ये स्थिति है मोहम्मद यूनुस की। और कौन है मोहम्मद यूनुस जिसे हार्मनी अवार्ड दे रहे हैं? वो मोहम्मद यूनुस जो ये कह रहा है कि भैया ठीक है मैं अगले साल अप्रैल में चुनाव करा दूंगा, लेकिन उससे पहले ना मैं जुलाई प्रोक्लेमेशन लाऊंगा। क्या है जुलाई प्रोक्लेमेशन? पिछली बार इन्होंने 31 दिसंबर को प्रयास किया था, लेकिन ठीक है कोई अदृश्य ताकतें थी, वो उसमें सफल नहीं हो पाए। वो छात्रों का तथाकथित आंदोलन इन्होंने दोबारा से अनलीश करने का प्रयास किया था। समझ जाइए कौन होंगे जिनके कारण वो नहीं कर पाए। लेकिन इस बार ईद की स्पीच पे उसने क्या कहा? हाँ अप्रैल में तो चुनाव कराऊंगा, लेकिन उससे पहले जुलाई प्रोक्लेमेशन लाऊंगा। क्या है जुलाई प्रोक्लेमेशन? वो ये कह रहा है कि 1972 में जो संविधान बना था बांग्लादेश का, उसे खत्म करके हम नया संविधान बनाएंगे। अब नया संविधान बनेगा, कैसे बनेगा आप समझ जाइए
कह रहे जितने स्टेक होल्डर्स हैं ना बांग्लादेश में, सबसे बात नहीं हुई थी, इस बार करेंगे। यानी कि इस बार जो रेडिकल इस्लामिस्ट फ्रिंज एलिमेंट है उसे भी से इन्वॉल्व किया जाएगा। यानी इस बार बांग्लादेश का संविधान शरिया के आधार पर बनेगा। ये पूरी की पूरी तैयारी है, और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि यहां से पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को, भारत को और म्यांमार को और इन पूरे के पूरे एरिया को में क्योस क्रिएट किया जा सके। जब संविधान नया बनेगा, जब इस तरह के लोग आ जाएंगे, क्योस होगा तो क्या होगा? क्योस होगा तो वहां से लोग भारत की तरफ भागेंगे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ भागेंगे। जिस तरीके से भारत अब बांग्लादेशियों को, उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, किन किन चीजों का इस्तेमाल कर भारत बांग्लादेशियों को बांग्लादेश घसेड़ रहा है, वापस से वो रिवर्स इन्फिल्ट्रेशन भारत की तरफ करने का प्रयास है। तो किस तरीके से इस एरिया को नर्क बना दिया जाए, भारत के लिए एक एपिसेंटर बना दिया जाए, जो पाकिस्तान है हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे, ऐसा ही ईस्टर्न फ्रंट पे एक नया पाकिस्तान बना दिया जाए, जो पिछले 10, 20, 15 सालों से कहीं ना कहीं शांत था, जब से शेख हसीना थी। मैं ये नहीं कह रहा उसने बहुत कुछ अच्छा किया, लेकिन अपेक्षाकृत स्थान था, उसे जलाने का प्रयास है। तो शेख हसीना से जो काम शुरू हुआ, उसके बाद तक सेनाध्यक्ष को हटाने का प्रयास, उसके बाद ये बीजेपी वाला कांड, उसके बाद अब ये जाकर इलेक्शन होंगे, और उससे पहले बहुत कुछ होगा। तो पूरा का पूरा बांग्लादेश में जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, निश्चित तौर पर भारत की नजर उसके ऊपर है। लेकिन जो भी है, ऑप सिंदूर के बीच किस तरह के प्लान रचे जा रहे थे, और इन सब चीजों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारत को, भारतीय आर्मी को, भारतीय इंटेलिजेंस को एक साथ जूझना था। और लोग पूछते थे भारत ने सीज फायर क्यों कर दिया? तो आप क्या चाहते थे कि भारत छोटे से लेकर बड़े से बड़े देश तक हर जगह अपने पैर फंसाकर उस नेवर एंडिंग वॉर में फंस जाए, जो आज रशिया यूक्रेन में फंसा हुआ है? उसके पीछे के बहुत सारे डायनामिक्स है, कभी उसके ऊपर बात होगी तो अलग बात है, लेकिन भारत समझ रहा था कि कौन कौन से फ्रंट कहां कहां से किस किस तरीके से खोलने का प्रयास है। शायद इन्हीं चीजों को भापते हुए भारत ने एक छोटा सा क्विक सर्जरी करी, फटाफट डॉक्टर साहब अंदर घुसे, चीरा काटा लगाया, 4 टाके लगाए और बाहर आ गए। वो स्थिति थी, वो ही करने का प्रयास भारत की तरफ से हुआ। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।